वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स जीएम मैथ ट्यूटोरियल। आज देखिए मैं लेकर के आया हूँ लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर। लीनियर अलजेब्रा में जो पेपर सॉल्व करा रहे थे उसका पार्ट 2, जिसमें हम सेक्शन बी को हैंडल करने वाले हैं। सेक्शन बी में अब आप देख रहे होंगे कि द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज द सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेनिंग अनदर। ये क्वेश्चन 2019 के लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन आ चुका है और आज इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है सेक्शन बी का। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस। सब स्पेस आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी को उसके सेट के अंदर जो उसके कह सकते हैं जो उसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, जो उसके इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, अगर वो भी क्या करें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टियों को फॉलो करे, किसी बड़े लार्जेस्ट वेक्टर स्पेस या सुपर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सब स्पेस। अगर सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो जैसे कोई वी वेक्टर स्पेस है और उसमें कोई सेट W है और वी भी वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टियों को एग्जिस्ट कर रहा है, और W भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टियों को एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि W जो होगा ये भी वेक्टर स्पेस होगा और V भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो वेक्टर स्पेस आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसमें वेक्टर एडिशन लॉ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ मींस अगर V1 V2 दो वेक्टर हैं कैपिटल V में तो V1 प्लस V2 बिलोंग्स टू V, और अल्फा अगर कोई स्केलर है फील्ड में, फील्ड आप अच्छी तरह जानते हैं, और V बिलोंग्स इन V देन अल्फा V बिलोंग्स इन V। तो आप देख रहे होंगे कि जब ये दो प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन और इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टियां एग्जिस्ट करती हैं तब उस केस में हम कहते हैं कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म हुआ। अब कहा जाता है कि W भी एक वेक्टर स्पेस है तो वो भी इस तरह की प्रॉपर्टियों को एग्जिस्ट करेगा। W में अगर कोई वेक्टर है W1 W2 कैपिटल W में तो वेक्टर एडिशन लॉ W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू B एंड W बिलोंग्स टू W देन अल्फा W बिलोंग्स इन कैपिटल W। देख रहे होंगे इसमें भी यही प्रॉपर्टियां एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं W से V का तब कहते हैं W इज द सब स्पेस, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है V के रिस्पेक्ट में तो W इज द सब स्पेस ऑफ V। अब इसमें एक और थिंग आता है कि W सब स्पेस होता है तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है किसी भी सब स्पेस या वेक्टर स्पेस के लिए, नेसेसरी कंडीशन क्या है। देखिए कहा जाता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, कम से कम जीरो एलिमेंट या जीरो सेट कह सकते हैं आप। जीरो सेट जो होगा वो जरूर एग्जिस्ट होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, या जीरो बिलोंग्स करना चाहिए, जीरो वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर आपको हम इससे पहले जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन करा रहे थे 0 0 0 3 डायमेंशन में लिए थे। जीरो वेक्टर जो होगा वो हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेगा, वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो सेट जीरो भी होगा वो भी किसका सबसेट होगा, वेक्टर स्पेस का। अगर उसका सेट बनाए वेक्टर जीरो के वेक्टर्स का कलेक्शन, वो भी क्या होगा, V सेट में क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसका मतलब जीरो नेसेसरी कंडीशन है, किसी भी वेक्टर में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, और जीरो आप जानते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो चलिए ये सब तो बेसिक बातें हो गई। और एक बात है कि W जब सब स्पेस बनाता है तो ऑफ V का, तो हम क्या करते हैं कि जैसे अल्फा बीटा अगर स्केलर में आ रहा है, V और F वेक्टर स्पेस फॉर्म हो रहा है, अल्फा बीटा F में आ रहा है, तो कहा जाता है W सब स्पेस बनाएगा तो अल्फा U और U V कहाँ बिलोंग करा, V में, तो अल्फा U और बीटा V कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल W में। मीन्स हम इजिली कह सकते हैं कि अगर कोई W सब स्पेस फॉर्म करेगा V ओवर F में तो अल्फा U प्लस बीटा V कहाँ बिलोंग्स करेगा, कैपिटल W में। मतलब इजीली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब स्पेस बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स इन W, कैपिटल W।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे होंगे कि ये क्लीन हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस। अब यूनियन क्या होता है आप जानते हैं, सिंपली अगर दो सेट हैं जैसे ए और बी, ठीक, अभी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे सीधे सोल्यूशन पे आएंगे। अगर ए बी दो सेट्स हैं और दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सपोज करिए एक ए बी है, इसमें सी डी है, अगर इनको हम एक कंबाइंड सेट में रखें, जैसे ये हो गया हमारा ए और एक हो गया बी, ठीक, दिस इज बी, तो ये तो डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब दोनों क्या होते हैं, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। जब दोनों सेट का इंटरसेक्शन कॉमन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। जब दोनों में क्या होंगे, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, इम्पटी होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि डिसजॉइंट होगा। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन में अगर हम इन सेटों को लिखना चाहें तो this is union becomes A, B, C and D. This is union. Otherwise, we can say that if A, B place in this place and C, D place in that place, then the whole portion create A union B. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आप जानते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस, तो मतलब हमें दिखाना है, अगर दो हम मान लें सब स्पेस, यूनियन मान लें, तो लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस, ये हमें गिवन है। आप मान ले रहे हैं कोई वेक्टर स्पेस V का, we consider that let W1 and W2 be the two subspaces of V over F। अब हमें क्या दिखाना है, यूनियन को दिखाना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक बार ये यूनियन ऑफ टू सब स्पेस लेकर के चलेंगे और वन इज कंटेन इन अनदर दिखाएंगे, और वन इज कंटेन इन अनदर लेकर के चल के यूनियन दिखाएंगे। तो वन इज अनदर कंटेन क्या है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ एंड ओनली इफ W1 is the subset containing W2 or W2 containing W1। ये मतलब तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। वन इज कंटेन इन अनदर, तो कौन कंटेन करेगा ये तो क्लियर नहीं है, मतलब एक दूसरे में कंटेन होगा। तो ये भी हो सकता है कि W1 कंटेन करे W2 पे, या तो W2 कंटेन करे W1 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मानते हैं क्या, चूंकि इफ एंड ओनली इफ केस है तो हमें दो बार लेकर के चलना होगा, प्रूफ करना होगा। एक बार हम यूनियन ऑफ टू सब स्पेस कंसीडर करेंगे और सब स्पेस दिखाएंगे इसकी सहायता से, और इसको लेकर के चलेंगे और सब स्पेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट W1 is containing W2 or W2 contain W1। हमने सबसे पहले कंसीडर किया W1 containing W2 और W2 containing W1। तो उसको कैसे दिखाएंगे, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट W1 यूनियन W2 फॉर्म सब स्पेस। हमको दिखाना है कि W1 यूनियन W2 फॉर्म करेगा सब स्पेस। गिवन है कि W1 is containing W2, means W1 is the smallest set and W2 is the largest set which containing W1. So the value of W1 union W2 becomes, और हम अच्छी तरह जानते हैं अगर W1 union W2 क्या होता है, सारे एलिमेंटों को कॉम्बिनेशन होता है, जो W1 में होगा W2 में होगा, और W2 खुद ही लार्जेस्ट है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये W2 है और उसमें एक क्या है, W1 है। तो जब W1 कंटेन कर रहा है W2 जो है W1 को कंटेन कर रहा है, तो सिंपल सा कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन होगा ये कैसा सेट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा जो किसके द्वारा कंटेन हो रहा है, W2 लार्जेस्ट या सुपर सेट के थ्रू। क्लियर है? तो उस केस से हम कह सकते हैं ये किसके बराबर होगा, W2 के। और जब ये W2 के इक्वल होगा तो आप देखिए, आपको मालूम है, आपको गिवन है कि W क्या है, W2 एक सब स्पेस है। तो जब W2 एक सब स्पेस है तो ये पूरा LHS क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस
सब स्पेस ऑफ V ओवर F। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमको लेकर के चलना है कि W1 यूनियन W2 हमारे पास है, गिवन है, और हमको प्रूफ करना है कि W1 आइदर कंटेन बाई W2 और कंटेन बाई W1। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने W1 कंटेन W2 लेकर के चले हैं और ये दिखाया कि W1 यूनियन W2 किसके बराबर होगा, W2 के, वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली कि W2 इफ कंटेन बाई W1 इज कंटेनिंग बाई W1, देन दिस सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर W2 कंटेन बाई होगा W1 से, तो W1 यूनियन W2 क्या होगा, आप खुद बताइए। ये लार्जेस्ट सेट है तो उनका कॉम्बिनेशन यूनियन किसके बराबर होगा, W1 के। तो W1 चूंकि ये क्या है, एक सब स्पेस है, ये हमारे पास पहले से गिवन है। तो अगर सब स्पेस है तो ये पूरा LHS क्या होगा, सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो सिमिलर इजिली हम कह सकते हैं कि W1 यूनियन W2 इज आल्सो अ सब स्पेस, आल्सो सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ओके, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में क्या करना है कि वन इज कंटेन इन अनदर को प्रूफ करना है बाय यूजिंग W1 यूनियन W2 कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अब हमें सेकंड पार्ट करना है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट W1 is containing by either W2 or W contained by W1। तो ये कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रेरी एक सपोजिशन करेंगे कि W1 is not contained by W2, या हम कह सकते हैं W2 not containing by W1। कंट्राडिक्ट सपोज करके ही हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए लेट हम सपोज कर रहे हैं कि W1 is the not subset of W2 और W2 is the not subset of W1। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो मैंने कट किया है ये बता रहा है कि does not contain by W2 either W1। तो जब हमें ये प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे कि let U belongs in W1 not containing W2 क्या इम्प्लाइज करेगा, हमने माना एक वेक्टर U जो है वो W1 में बिलोंग कर रहा है बट does not contain by W2 means U belongs in W1 but not belongs in W2। मीन्स U एक ऐसा वेक्टर है W1 does not contain W2 में कि जो W1 में है लेकिन W2 में नहीं है। इसी तरह हम सपोज करते हैं एंड V एक ऐसा वेक्टर है W2 में does not contain by W1 implies V belongs in W2 but not belongs in W1। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में अब आप देख लिए होंगे कि अगर U जो है W1 में है तो W2 में नहीं है, और V अगर W2 में है तो W1 में नहीं है, दिस इज नॉट कंटेन। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ करना है इस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग लाना है, क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि ये लेट कंट्रेरी सपोज किया है, कंट्रेरी हमने एक सपोजिशन किया है, ठीक है। तो कंट्रेरी अगर हमने सपोज किया है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो कंट्रेरी अगर सपोज किए तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि W1 यूनियन W2 क्या है, सब स्पेस फॉर्म करता है। तो अब आप देख रहे हैं U जो है W1 में है, V किसमें है, W2 में है, देन U कामा V कहाँ होंगे, W1 यूनियन W2 में। जब U कामा V W1 यूनियन W2 में होगा, तो जब U और V W1 यूनियन W2 में होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन ला, चूंकि ये क्या है सब स्पेस है, और जब ये एक सब स्पेस है तो वेक्टर एडिशन ला U प्लस V कहाँ होगा, W1 यूनियन W2 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि U V बिलोंग्स इन W1 यूनियन W2 इज द सब स्पेस
अगर हम ले करके चल रहे हैं तो u प्लस वी वेक्टर एडिशन लॉ की प्रॉपर्टी से क्या होगा, W1 यूनियन W2 होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, देखिए अगर u प्लस वी W1 यूनियन W2 में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि u प्लस वी आइदर बिलोंग्स इन W1 और u प्लस वी बिलोंग्स इन W2, किसी एक में होगा। तो हम सपोज कर लिए लेट u प्लस वी बिलोंग्स इन W1 एंड हम पहले से हमारे पास है कि u कहाँ से आया है, W1 से हमने माना है, तो u बिलोंग्स इन W1। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि अगर इन दोनों में क्या लगा दें, वेक्टर एडिशन लॉ, तो वेक्टर एडिशन लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि अगर इफ -1 बिलोंग्स इन f and u belongs in W1, this implies -1 into u belongs in W1, that is minus u belongs in W1, मीन्स माइनस u भी होगा, कहाँ पर होगा, u प्लस v अगर W1 में है देन एंड माइनस u भी कहाँ होगा, W1 में होगा। अगर माइनस u W1 में है तो क्या इंप्लाइज करेगा, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, u प्लस v माइनस u इसके इक्वल होगा, u से u कैंसिल, v कहाँ बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स इन W1, दिस v बिलोंग्स इन W1। अब आप देख रहे होंगे u कहाँ था, u जो था वो W1 में था, सॉरी v कहाँ था, W2 में था, और v को मैंने W1 में दिखा दिया। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो हमने सपोजिशन माना था कि W1 डज नॉट कंटेनिंग बाई W2 या W2 डज नॉट कंटेन बाई W1, वो सपोजिशन हमारा रॉन्ग है। किस कॉन्सेप्ट से रॉन्ग है, क्योंकि आप देख रहे होंगे v एक्चुअल में हमारा कहाँ था, v हमारा W2 में था, लेकिन यहाँ पर v कहाँ आ रहा है, W1 में आ रहा है। तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस W1 डज नॉट कंटेन बाई W2 और W2 डज नॉट कंटेन बाई W1। अब देखिए दूसरा हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह हम u प्लस वी W2 में लेकर के चलेंगे और क्या करेंगे, देखिए हम शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे ही सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम प्रूफ करना चाहें तो हम मान लेंगे कि u प्लस वी कहाँ है, W1 यूनियन W2 में, और माइनस v कहाँ है, W2 में। तो पहले से आप जान लें v -1 कहाँ से आ रहा है, -1 स्केलर के प्रोडक्ट से आ रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो इन दोनों में अगर एडिशन प्रॉपर्टी हम क्रिएट करें, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी, तो ये क्या मिलेगा, हमें u मिलेगा, और ये कहाँ जाएगा, W1 यूनियन, सॉरी दिस इज u प्लस v be taken in W2, okay, u plus v taken in W2 and minus v taken W2, then vector addition property, this creates v cancel, u belongs in W2। अब आप देख रहे होंगे u कहाँ पहले एग्जिस्ट कर रहा था, u था W1 में, लेकिन यहाँ u कहाँ आ रहा है, W2 में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, हेंस आवर सपोजिशन is wrong, so W1 contain either W2 or W2 contain W1, hence proved। हेलो स्टूडेंट, अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको मैंने फर्स्ट कहा था, मीन्स सेक्शन बी का फर्स्ट कर सकते हैं, और है अगर सीरियल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें एक दूसरा पार्ट है डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w, मीन्स एक और सेक्शन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पहले करा दिए इस सेक्शन में। अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख रहे होंगे दो तरह के क्वेश्चन है, और करके मतलब इनमें से कोई एक करना है, या तो रैंक नलिटी थ्योरम जिसका दूसरा नाम है सिल्वेस्टर्स लॉ, और एक ये है क्वेश्चन और में find a matrix of linear transformation R cube to R square, it is given that t x y z is x plus y and x plus z।
तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हर ईयर आप कर सकते हैं, एवरी ईयर इस तरह के क्वेश्चन चाहे लॉन्ग में या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, दी स्टैंडर्ड बेसिस हमने कंसीडर किया है B1। पहले वाले बेसिस को हमने क्या कंसीडर किया है, आप देख रहे होंगे। एक स्टैंडर्ड बेसिस हम कंसीडर करते हैं, कौन कौन सा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं क्योंकि हम इसको एक तरह से कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल बेसिस की तरह है। तो इसी को मान लिए अल्फा 1 और ये बेसिस को मान लिया अल्फा 2 और ये हो गया हमारा अल्फा 3। और जो गिवन बेसिस है दूसरे, जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का, उस बेसिस को जो हमें बेसिस दिया उसको मान लिए क्या, B2। और B2 इक्वल टू हम मान ले रहे हैं, ये जो पहला वाला है ये हमारा β1 है और दूसरा वाला क्या है, β2। अब चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या करना होगा। जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया है T इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई एक्स प्लस जेड। अब इस बेसिस में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम B1 के बेसिस के एलिमेंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रख करके इसकी इमेज को गेन करेंगे। तो T ऑफ अल्फा 1 आप समझ रहे होंगे क्या होगा, 1 0 0 1 0 0 क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लेस ऑफ x y एंड z and the property says that x plus y, the x plus y means 1 plus 0 and y plus x plus z, तो 1 plus 0 will gives 1 comma 1 means T of alpha 1 image is 1 1। तो इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं इधर क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो T of alpha 1 क्या हो गया, 1 कामा 1। ओके, इसी तरह T ऑफ अल्फा 2 क्या होगा, T ऑफ अल्फा 2 मीन्स T0 1 0 दैट इज x प्लस वाई 0 प्लस 1 कामा x प्लस जेड 0 प्लस 0 गिव्स 1 कामा 0। और T ऑफ अल्फा 3 सिमिलरली T ऑफ अल्फा 3 विल गिव्स 0 0 0 1 एंड x plus y means 0 plus 1 x plus z, x plus y 0 plus 0 x plus z 1 that is gives 0 comma 1। तो हमें T ऑफ अल्फा 1 मिल चुका है, हम अल्फा 2 यहाँ नोट कर ले रहे हैं, ये हो गया 1 कामा 0, T ऑफ अल्फा 3 0 कामा 1। ओके, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, जैसा कि देख रहे हैं क्लीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम मान लेंगे T ऑफ अल्फा 1, T ऑफ अल्फा 2 और T ऑफ अल्फा 3 क्या है, एक लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शन ऑफ β1 एंड β2। β1 β2 क्या था, जो B2 हमने माना था सेट में, उसमें जो एलिमेंट्स थे वो β1 β2 और B1 सेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 माने थे। तो फंक्शंस ऑफ β1 β2 का लीनियर फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाते हैं, T ऑफ अल्फा 1 को हम लिखेंगे, वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, सपोज करिए पहला वेरिएबल x1 है, β1 y1 β2, ये लीनियर फंक्शन के फॉर्म में बना दिया। अब आप देखिए x1 T अल्फा 1 हमारा इमेज क्या है, T अल्फा 1 इमेज इज 1 1, तो दिस इज 1 1। x1 β1 क्या है, β1 आप देखिए 1 कामा 0 1 कामा 0, फिर y1 β2 क्या है 1 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसको ब्रैकेट में x1 को अंदर लेकर के आएंगे, y1 को, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x1 प्लस y1 कामा x1 इंटू 0 प्लस y1, और ये किसके इक्वल है, 1 1 के। जब ये 1 1 के इक्वल है तो यहां से हम ये क्या कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो x1 प्लस y1 गिव्स 1 एक इक्वेशन और y1 गिव्स 1 इक्वेशन 2। y1 को यहां पुट करेंगे तो x1 क्या मिलेगा हमें 0,
तो यहां से आप देख रहे होंगे x1 y1 जो हमने एक लीनियर फंक्शन बना रहे थे उसकी क्या वैल्यू आ रही है 0,1 मीन्स टी ऑफ अल्फा 1 आप कह सकते हैं कि टी ऑफ अल्फा 1 जो हमारा 1 आया था वो किसके इक्वल होगा 1 x1 की वैल्यू रख दीजिए 0 इंटू बीटा 1 प्लस y1 1 इंटू बीटा 2 इज 1,1। इस तरह हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम टी ऑफ अल्फा 2 को लिखेंगे। टी ऑफ अल्फा 2 को हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसको क्लीन करते हैं। टी ऑफ अल्फा 2 के लिए हम क्या करेंगे, टी ऑफ अल्फा 2 के लिए हम मान लिए ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। बीटा 1 बीटा 2 वैसे ही रहेंगे और ये हो गया हमारा अल्फा 2। अब टी ऑफ अल्फा 2 आप अच्छी तरह जान रहे हैं क्या है 1,0। टी ऑफ अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 1,0। x2 हमारा क्या है, x2 वेरिएबल हो गया जिसको हमें डिटरमाइन करना है और बीटा 1 1,0 प्लस y2 1,1। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x2 प्लस y2 0 प्लस y2 दैट इज 1,0। कंपेयर करेंगे x को x के y से तो x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 0। जब y2 0 आप इसमें रखेंगे इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा x2 1 मिलेगा। मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमें मिल रहा है टी ऑफ अल्फा 2 का जो कि हम क्या निकाले 1,0 उसी को हम लिख सकते हैं x2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 इंटू बीटा 1 प्लस y2 की वैल्यू रखेंगे 0 इंटू बीटा 2। अब जबकि जानते हैं बीटा 1 क्या है हमारा 1,0 और 0,1 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह टी अल्फा 3 निकालते हैं। ठीक है, टी अल्फा 3 तो टी अल्फा 3 थोड़ा सा फास्ट करते हैं। x3 बीटा 1 y3 बीटा 2 x3 बीटा 1 इज 1,0 y3 1,1 x3 प्लस y3 और y3 टी अल्फा 3 का इमेज हमारा क्या है 0,1। कंपेयर करेंगे तो x3 प्लस y3 इज 0 y3 इज 1। y3 जब लेके जाकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x3 हमें क्या मिलेगा, x3 हमें -1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं टी ऑफ अल्फा 3 का इमेज हमें क्या मिल रहा था टी ऑफ अल्फा 3 का 0,1 जिसको हम लिख सकते हैं x3 की वैल्यू रख दें x3 का -1 बीटा 1 क्या है 1,0 प्लस y3 की वैल्यू 1 और 1 इंटू क्या हो जाएगा बीटा 2 हमारा क्या है 1,1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0,1 आपको अगेन मिलेगा। तो यहां तक तो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना था, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में फाइंड द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए चलते हैं, इसको पहले क्लीन करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्लीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम मान लेंगे टी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ अल्फा 2 और टी ऑफ अल्फा 3 क्या है, एक लीनियर फंक्शंस हैं लीनियर फंक्शन ऑफ बीटा 1 है बीटा 2। बीटा 2 क्या था, जो b2 हमने माना था सेट में उसमें जो एलिमेंट्स थे वो बीटा 1 बीटा 2 और b1 सेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 माने थे। तो फंक्शंस ऑफ बीटा 1 बीटा 2 का लीनियर फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाते हैं, टी ऑफ अल्फा 1 को हम लिखेंगे, वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। सपोज करिए पहला वेरिएबल x1 है, बीटा 1 y1 बीटा 2, ये लीनियर फंक्शन के फॉर्म में बना दिया। अब आप देखिए x1 टी अल्फा 1 हमारा इमेज क्या है, टी अल्फा 1 इमेज इज 1,1, तो दिस इज 1,1। x1 बीटा 1 क्या है, बीटा 1 आप देखिए 1,0 फिर y1 बीटा 2 क्या है 1,1। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसको ब्रैकेट में x1 को अंदर लेकर के आएंगे, y1 को, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x1 प्लस y1 कामा x1 इंटू 0 प्लस
y1, और ये किसके इक्वल है, 1 1 के। जब ये 1 1 के इक्वल है तो यहां से हम ये क्या कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो x1 प्लस y1 गिव्स 1 एक इक्वेशन, और y1 गिव्स 1 इक्वेशन 2। y1 को यहां पुट करेंगे तो x1 क्या मिलेगा हमें, 0। तो यहां से आप देख रहे होंगे x1 y1 जो हमने एक लीनियर फंक्शन बना रहे थे उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 0,1। मीन्स t ऑफ अल्फा 1 आप कह सकते हैं कि t ऑफ अल्फा 1 जो हमारा 1 1 आया था वो किसके इक्वल होगा, 1 1। x1 की वैल्यू रख दीजिए 0 इंटू बीटा 1 प्लस y1 1 इंटू बीटा 2 इज 1,1। इस तरह हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम टी ऑफ अल्फा 2 को लिखेंगे। टी ऑफ अल्फा 2 को हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसको क्लीन करते हैं। टी ऑफ अल्फा 2 के लिए हम क्या करेंगे, टी ऑफ अल्फा 2 के लिए हम मान लिए ये क्या है, x2 है और ये क्या है, y2 है। बीटा 1 बीटा 2 वैसे ही रहेंगे और ये हो गया हमारा अल्फा 2। अब टी ऑफ अल्फा 2 आप अच्छी तरह जान रहे हैं क्या है, 1,0। टी ऑफ अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, 1,0। x2 हमारा क्या है, x2 वेरिएबल हो गया जिसको हमें डिटरमाइन करना है, और बीटा 1 1,0 प्लस y2 1,1। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x2 प्लस y2 0 प्लस y2 दैट इज 1,0। कंपेयर करेंगे x को x के y से तो x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 0। जब y2 0 आप इसमें रखेंगे इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, x2 1 मिलेगा। मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमें मिल रहा है टी ऑफ अल्फा 2 का, जो कि हम क्या निकाले 1,0, उसी को हम लिख सकते हैं x2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 इंटू बीटा 1 प्लस y2 की वैल्यू रखेंगे 0 इंटू बीटा 2। अब जबकि जानते हैं बीटा 1 क्या है हमारा 1,0 और 0,1 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह टी अल्फा 3 निकालते हैं। ठीक है, टी अल्फा 3 तो टी अल्फा 3 थोड़ा सा फास्ट करते हैं। x3 बीटा 1 y3 बीटा 2 x3 बीटा 1 इज 1,0 y3 1,1 x3 प्लस y3 और y3 टी अल्फा 3 का इमेज हमारा क्या है 0,1। कंपेयर करेंगे तो x3 प्लस y3 इज 0 y3 इज 1। y3 जब लेके जाकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x3 हमें क्या मिलेगा, x3 हमें -1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं टी ऑफ अल्फा 3 का इमेज हमें क्या मिल रहा था, टी ऑफ अल्फा 3 का 0,1 जिसको हम लिख सकते हैं x3 की वैल्यू रख दें x3 का -1 बीटा 1 क्या है 1,0 प्लस y3 की वैल्यू 1 और 1 इंटू क्या हो जाएगा बीटा 2 हमारा क्या है 1 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 1 आपको अगेन मिलेगा। तो यहां तक तो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना था, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में फाइंड द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए चलते हैं, इसको पहले क्लीन करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए कैसे निकालेंगे। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए। ये जो टी अल्फा 1 का इमेज तो 1 1 हम पहले से निकाल के रखे हैं ये सब। अब फिर इसे x1 बीटा 1 x1 बीटा 1 और y1 बीटा 1 माने थे। x1 y1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जब x1 y1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है तो जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में रखें तो ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट वाली, इसी को हमें क्या करना है, सपोज करिए कि रो वाइज पुट करते जाना है। तो रो वाइज पुट करेंगे तो क्या होगा 0,1, इसी तरह यहां पर 1,0 और यहां कर देखिए -1 इंटू 1 और 1। और अगर हमें ओरिजिनल बेसिस निकालनी होगी, द ओरिजिनल मैट्रिक्स या
given determine matrix is given by, this is matrix of order how many row, 3 row and 2 column, so 3 into 2, then this becomes 2 into 3, this row को हम क्या बना देंगे, कॉलम 0 1 1 0 -1 1, ये आपका क्या है, आंसर है। इसी प्रोसीजर से आप किसी भी क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दे जिसमें कोई रूल दे देगा टी एक्स वाई जेड बराबर इक्वल टू के साथ, और आपको कोई बेसिस दे देगा, रिलेटिव टू बेसिस निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा जब आपको रिलेटिव टू बेसिस निकालना हो तो आपको एक स्टैंडर्ड बेसिस B1 कंसीडर करके टी अल्फा 1 का इमेज, टी अल्फा 2 का इमेज, टी अल्फा 3 का इमेज निकाल करके उनके लीनियर फंक्शंस में बीटा 1 बीटा 2 की कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद आपको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल के उनको क्या करना है, पहले आप रो वाइज लिख लीजिए जैसे निकले हैं, और फिर उसके बाद उनको ट्रांसफॉर्म करके कॉलम वाइज लिख लेंगे, तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन। ओके, देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक्शन बी का, कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, मतलब हमें स्टेटमेंट देना है और प्रूफ करना है कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, कभी कभी इसको स्क्वायर इनइक्वालिटी के नाम से भी हम प्रणन करते हैं। तब ये स्क्वायर इनइक्वालिटी है क्या, आप देखिए स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि इफ u1 u2 इज द टू वेक्टर्स बिलोंग इन Rn टपल्स, Rn वेक्टर्स में अगर Rn टपल्स में ये u1 u2 एग्जिस्ट करते हैं, अब u1 u2 Rn टपल्स में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप समझिए ये u1 और v1 हम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, या हम इसका नाम जो था यही रख दे, दिस इज व्हाट, दिस इज u कामा v, u comma v belongs in R power n tuples, then u dot v modulus of u dot v less or equal to norm u norm v। मॉडुलस तो आप जानते हैं कोई भी रियल क्वांटिटी, u v क्या है, रियल क्वांटिटी है, तो उसका मॉडुलस तो क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए बस, और कोई कंडीशन नहीं है, निगेटिव भी आएगा तो मॉड में पॉजिटिव हो जाएगा, मींस मॉड ऑफ -2 क्या होगा, +2 होगा। अगर कोई रियल क्वांटिटी है, अगर इमेजिनरी क्वांटिटी होती तो 2 + 3i समथिंग इस तरह कुछ आएगा, तो आप जानते हैं मॉडुलस में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो ये अब डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये मॉडुलस किस नंबर पर है। मॉडुलस जो यक्स है, अगर हमारा यक्स रियल होगा तो सिंपली ये पॉजिटिव यक्स देगा, क्लियर। लेकिन अगर मॉडुलस यक्स हमारा यक्स कॉम्प्लेक्स में से आएगा तब ये जो मॉड यक्स होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, तब उस समय मॉडुलस अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बस यही हमें ध्यान देना। तो चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है, मॉड ऑफ u डॉट v लेस आर इक्वल टू नॉर्म u नॉर्म u। नॉर्म आप जानते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर होता है, इसको मेश भी पुकारते हैं। तो नॉर्म u नॉर्म v क्या है, आप देख रहे होंगे कि मॉडुलस ऑफ u डॉट v जो होगा वो स्ट्रिक्टली नहीं, लेस आर इक्वल टू नॉर्म u डॉट नॉर्म v। प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिखा है आपको बताने के लिए कि अगर x y कहां से आ जाए, रियल वे से आ जाए, कोई दो नंबर मैंने R में से ले रहा हूँ आर्बिट्रेरी, और किस तरह ले रहे हैं, उनके डिफरेंस का स्क्वायर आप जानते हैं हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। R जब इसको एक्सपेंड करेंगे -b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 R। अब हमने क्या किया, x स्क्वायर y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। अब हमें एक सेटिंग करते हैं, क्योंकि प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमने सेटिंग किया x इक्वल टू मॉड ui अपॉन नॉर्म ui। अब जैसे ये समझिए जो u वेक्टर है Rn टपल में से आ रहा है, मतलब u के जो वेक्टर्स होंगे उसमें कैसे वेक्टर्स होंगे, इस तरह होंगे u1 u2 u3 un, समझ रहे हैं। बीच में कहीं आप समझ सकते हैं u1 u2 u1, इस तरह n टपल वेक्टर्स हैं। इसी तरह v क्या होगा, v में भी v1 v2 डॉट डॉट vn। तो ui vi आप समझ गए होंगे, i अगर 1 2 3 होगा तो उसी अनुसार ये हमारे टपल्स में से आएंगे। अब हम क्या करें, ये x और y हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। तो x को वैल्यू अगर हम रखते हैं तो मॉड ui अपॉन नॉर्म u का होल स्क्वायर,
क्या होगा होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, बेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वाई स्क्वायर क्या होगा मॉड वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ यू आई अपॉन नॉर्म ऑफ यू इनटू मॉड ऑफ वी आई अपॉन नॉर्म ऑफ वी। क्लियर? तो अब यहां से देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम क्लियर कर दें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्या मिलता है स्टेटमेंट, तो आपको आई होप याद रहेगा हमें प्रूफ क्या करना है। तो अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो आप समझ रहे होंगे कि ये मॉड यू आई स्क्वायर मॉड यू। अब देखिए मॉड यू आई क्या है, जैसे u1 यू क्या था हमारा u1 u2 un टपल में से कहां से आ रहा है r पावर n से आ रहा है। तो ये u1 u2 u3 क्या हो सकते हैं, सब रियल में से आएंगे। रियल मतलब जो भी होगा, अगर r क्यूब दे देगा तो r क्यूब होगा, तो उस समय हमारा क्या होगा u1 u2 u3 होगा। और जो भी u आता है उस केस में हमेशा कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। इसके अंदर रियल नंबर आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल कुछ भी होगा। तो रेशनल इरेशनल कुछ भी होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, वही नंबर मिलेगा। और नॉर्म का स्क्वायर क्या होता है, नॉर्म आप अच्छी तरह जानते हैं, नॉर्म ऑफ यू क्या होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट यू डॉट यू। नॉर्म ऑफ यू क्या होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट यू डॉट यू। तो मतलब ये जो क्वांटिटी आनी है, हम ओवरऑल अगर आपको समझाना चाहे कि मॉड यू आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, यू आई स्क्वायर का होगा। अगर 1 होगा 3 होगा तो 3 का स्क्वायर होगा, -3 होगा, -3 का रूट 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अगर मॉड में होगा तो आप जानते हैं अगर हमने -3 लिया, -3 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं मॉड से निकलेगा +3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो वही तो आया यू आई का स्क्वायर। इसी तरह जब हम इसकी वैल्यू मॉड ऑफ वी आई लेंगे तो वी आई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वी आई के होल स्क्वायर के। अब यू आई स्क्वायर किसके क्या लिख सकते हैं हम, नॉर्म ऑफ यू आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो लेंथ बता रहा है वेक्टर का और ये भी लेंथ है। इसी तरह नॉर्म ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, वी आई का होल स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू मॉडुलस को हम किससे रिप्लेस करें, नॉर्म से, तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं इसके न्यूमरेटर्स में। और जब रखेंगे तो क्या होगा, कट करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो बचेगा 1 + 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। अब देखिए एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस में क्या होता है कि मॉड ऑफ u इंटू वी जो होता है, क्योंकि यू आई वी आई दोनों कैसे हैं, रियल नंबर में से, तो मॉड u डॉट वी क्या होगा, यू आई वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर यू आई है और वी आई है तो हम उसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ यू आई और वी आई। ऐसे समझिए अगर हमारा कोई नंबर है 2, इधर है 3, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 × 3। दोनों ही केस में आप देख रहे होंगे 6 आना तो कंपलसरी है। तो यहां से आप देखिए क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ यू डॉट वी, क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ, इस न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ यू आई डॉट वी आई लिख सकते हैं, यू आई डॉट वी आई डिवाइडेड बाय, अब ये नॉर्म यू नॉर्म वी। क्लियर? तो आप देख रहे होंगे ये कितना हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू आई वी आई अपॉन व्हाट, मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ वी। अब ये 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ रिमेनिंग पार्ट 1। जब इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू यू आई वी आई और मॉड ऑफ यू वी आई लेसर इक्वल टू नॉर्म यू नॉर्म वी। देख रहे हैं?
तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी का अगर आपसे पूछता है तो आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कह सकते हैं कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट भी आ सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशनों में, 2 नंबर में पूछ सकता है। अदरवाइज उसका क्वेश्चन पूछना तो लगभग माना जा रहा है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का लीनियर अलजेब्रा 2019 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम निकालते कैसे हैं? आप जानते हैं एक्लॉन फॉर्म, तो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं हम इसको, और एक्लॉन फॉर्म में जितने नॉन जीरो रो मिलेंगे और जहां पाइवट एलिमेंट मिलेगा हम वही कर देंगे कि जितने नॉन जीरो रोज होंगे वही हमारे रैंक होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आप देख रहे होंगे? 4x4 ऑर्डर का है। दिस इज 4x4 ऑर्डर। देखिए जो पहली बार भी देख रहे हैं कि उनको रैंक निकालना नहीं आता तो आज वो सीख लेंगे अगर थोड़ा सा फोकस होकर के समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रैंक को निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले एक्लॉन फॉर्म में चेंज करने की कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर यूनिट एलिमेंट आना चाहिए। तो यूनिट एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो R1 R4 को हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम R1 और R4 को क्या कर रहे हैं? R1 रिप्लेसिंग बाई R4। तो जब R1 R4 रिप्लेस करेंगे एक दूसरे से तो ये वाला रो यहाँ चला आएगा, ये रो इसमें चला आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 1 -2 0 और नीचे हो जाएगा 0 1 -3 -1। अब बाकी सेकंड थर्ड हमारा वैसे ही रहेगा। तो सेकंड थर्ड क्या है? 1 0 1 1 3 1 0 2। क्लियर? तो दिस इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ 1 आ जाएगा तो 1 को 1 से जो यहाँ के इसके नीचे के जो एलिमेंट है इस फर्स्ट कॉलम को अगर हम सी करें तो फर्स्ट कॉलम के जो नीचे है ये हमारा पाइवट एलिमेंट आ गया है। समझिए हमारा आ गया है, तो उसके नीचे 0 होना चाहिए तभी पाइवट मिलेगा, तभी आप 1 को पूरी तरह पाइवट कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम इसको? देखिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा रहे हैं। ये तो फर्स्ट वाले के लिए लगाए हैं, इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं? R1 R2 इज गोज ऑन R2 माइनस R1। क्या कर रहे हैं? R2 रो मतलब सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस करेंगे तो 1 -1 क्या हो जाएगा? नीचे 0 हो जाएगा। उसी तरह नीचे देखिए इसको भी 0 बनाना होगा, तो इसी में हम इसी प्रोसीजर में साथ साथ करते हैं, हमारा समय बचेगा। तो हम क्या करेंगे? R3 गोज टू R3 -3 R1। 3 R1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स होगा, इसलिए 3 R1 किया। चलिए तो कैसे करते हैं? बाकी यहाँ तो 0 ऑलरेडी, यहाँ में करने की जरूरत नहीं। तो चलिए यहाँ पर इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 -1 पहले ऊपर वाला तो वैसे ही लिख लेंगे। 1 -1 0 0 -1 -1 1 -2 +3 1 -0 1 3 -3 3 -3 0 3 -3 0 and 1 -3 -2 0 -6 +6 and 2 -0 that is 2 and remaining part is 0 1 -3 -1। यहाँ तक आप सब समझ में आ रहा हो आई होप। इसको फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं 2 से सेकंड रो को डिवाइड कर दूँ, क्या करूँ? सेकंड रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। मतलब किसी भी रो में अगर हम R3 रो में क्या कर दें, ये ऑपरेशन को आप अलग अलग नोट कर लीजिएगा, इसके ठीक सामने आपको याद रहेगा। R3 को हम क्या लिख सकते हैं? R3 को हम +2 से डिवाइड कर दें, मतलब R3 गोज टू R3/2। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे? थर्ड रो हो जाएगा हमारा 0 -1 3 1। ये -1 0 पहले से था, 3 1 1 -2 1 +1 दिस इज 1 1 -2 0 0 1 -3 -1।
और अगर हम चाहें तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दें R4 में, R4 में क्या कर दें, R4 गोज टू माइनस ऑफ R4, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने 3 रोज को सिमिलर ला दिया, क्या कर दिया है, तीनों रो को मैंने सिमिलर ला दिया है, मतलब एक सेम ला दिया। तो जब सेम ला देंगे तो आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आप आंसर तो वैसे देख के जान गए होंगे क्या होगा। अगर मैं इस R2 को R3 से माइनस करूंगा तो R3 वैनिश हो जाएगा, और R2 से R3 को वैनिश करेंगे, R4 को वैनिश करेंगे तो R4 भी वैनिश हो जाएगा। मतलब केवल यही 2 नॉन जीरो रो बचेंगे और कोई नहीं। चलिए इसको भी हम क्लियर करके आपको बता देते हैं। देखिए हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R4 गोज टू R4 माइनस R2 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R2। जब जैसे ये दोनों रूल एक साथ इस पर अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स हमारा किसमें रिड्यूस हो जाएगा, 1 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा एक यहाँ एलिमेंट मिल रहा है और एक इस तरफ पाइवट मिल रहा है। क्लियर है? देखिए एक तो ये एक्लॉन फॉर्म में चेंज किए, एक होता है हमारा उसको बोलते हैं रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। तो रो रिड्यूस में क्या करते हैं, जब ये -1 पाइवट एलिमेंट आएगा इसको पॉजिटिव बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर के जो एलिमेंट पाइवट के होंगे या नीचे के एलिमेंट होते हैं उनको जीरो करते हैं। तो अभी हमें उसकी करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधे दिख रहा है कि इसका रैंक क्या आ रहा है, दैट इज 2। सो आवर आंसर इज रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स डिनोटेड बाय रो ए इज 2। आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का रैंक 2 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 5th का ही एक और पार्ट है, वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैं सोच रहा हूँ इसको करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, और लगभग ये हर ईयर एवरी ईयर आपके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में या क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन जरूर इस तरह के पूछे जाते हैं। और खास तौर से इस क्वेश्चन को चुनने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है कि कुछ बातें आपको बताना, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो आप जानते हैं लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिए। अब देखिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तो आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते कैसे। लेकिन मैं इस तरह के मैट्रिक्स को देखते ही बताना चाहूंगा कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे ए हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 0 2 3 0 0 2 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वैल्यू दी आइगन वैल्यू अगर हम कहें जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी आइगन वैल्यू आप देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, और ये कैसी मैट्रिक्स है मैं सीधे आपको बताना चाहूं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी पहचान होती है कि डायगोनल के जो ऊपर है, डायगोनल के ठीक नीचे वाले जो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उसे अपर ट्रायंगुलर, अपर में सारे एलिमेंट तो प्रिजर्व है, बाकी सब नीचे वाले क्या है, जीरो है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, लर्न करके रख लीजिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगे, 1 2 और 2। क्लियर? अब देखिए दूसरी बात, अब हमें आइगन वैल्यू मिल चुका है, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं अच्छी तरह आप जानते हैं, हमें इसको भी बताने की जरूरत नहीं। ए माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स ओवर एक्स लेकर के क्या करते हैं, जीरो के इक्वल, जहां एक्स क्या आइगन वेक्टर है। अब ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो हर वेक्टर के लिए हम निकालेंगे, लैम्डा 1 के लिए निकालेंगे आइगन वैल्यू के लिए, लैम्डा 2 के लिए और लैम्डा 3 के लिए। जब लैम्डा 1 रखते हैं, फॉर लैम्डा 1 के लिए जब हम आइगन वेक्टर निकालने जाएंगे तो हमें यूनिक आइगन वेक्टर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 1 रखेंगे तो ए माइनस आई एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। ए माइनस आई आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होगी, 3 ऑर्डर की, 1 1 1 बाकी सब जीरो। ठीक है, तो जब इस मैट्रिक्स को इससे माइनस करेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट केवल माइनस होंगे, बाकी सब एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। तो 1 का 1 से 0, 2 का 1 से
1 और 2 का 1 से डिफरेंस 1, बाकी सब वैसे। क्लियर? दिस इज 0। और यक्स हम मान ले रहे हैं 3 वेक्टर्स, x1 x2 x3 वेरिएबल्स मान लिए इक्वल टू ये 0 है, इसको भी हम 0 0 वेक्टर मान रहे हैं। क्लियर है? बोल्ड 0। अब जब इसको देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 2x1 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। पहले वाले रो को मैं इसमें मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो को करेंगे क्या मिलेगा, x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। ठीक, और क्या मिलेगा लास्ट में, x3 इक्वल टू 0। तो आप तीनों इक्वेशन देख रहे होंगे x1 तो गायब है पूरी तरह। तो x1 गायब होने से ही पता चल रहा है कि उसमें फ्री वेरिएबल x1 ही होगा, क्योंकि अगर x3 की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रखूं, आप देख रहे होंगे किसी भी इक्वेशन में रखता हूं मैं x3 की वैल्यू, तो आपको मिलेगा क्या, x3 की वैल्यू जब मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा, x2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली। तो जब x3 x2 0 हो गया तो क्या x1 भी 0 होगा? नहीं, कोई ना कोई वेरिएबल नॉन जीरो होगा। तो x1 को हमने मान लिया, वो हमारा क्या होगा, कोई कांस्टेंट k होगा। k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1000 कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से x हमारा जो हमारा वेक्टर है, x λ1 के लिए अगर निकालें तो इसे हम x1 लिख दे रहे हैं, कैपिटल x1। हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा, x1 x2 x3। आंसर हमारा आएगा, x1 की वैल्यू रख दीजिए k 0 0। अब k को हम बाहर कर सकते हैं, k बाहर हो गया 1 0 0। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं 1 0 0 इज द आइगन वेक्टर ऑफ फॉर λ इक्वल टू 1 द गिवन मैट्रिक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 के और के ऑप्शन का, जो दूसरा पूछता है, दोनों में से कोई एक करना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आइगन वेक्टर आपको ऐसे ही निकालना है। चलिए λ1 के लिए निकल चुका है, λ2 के लिए हम सॉल्व करते हैं। λ2 के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, λ2 के लिए जब आपको सॉल्व करना होगा, तो λ2 के लिए फॉर λ2, जब 2 के लिए निकालेंगे, अगले के लिए निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिपीटेड रूट है। और जब रिपीटेड रूट होते हैं तो या तो एक आइगन वेक्टर मिल सकता है या तो 2 मिल सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी होती है कि 2 आइगन वेक्टर भी मिल सकते हैं किसी एक आइगन वैल्यू पर, या तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम, जब λ2 रखेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा a-2y ओवर x2 मैंने मान लिया दूसरा आइगन वेक्टर निकालने जाना है। तो अब आप समझ गए होंगे 2i क्या होगा, 2i मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 2 2 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स को a के साथ माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, केवल हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही सबस्ट्रैक्ट होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट को माइनस करें, 1 - 2 -1 2 - 2 0 2 - 2 0 2 3 3 0 0 0 and that is equal to x2 we consider x1 x2 x3 again this is equal to 0। कुछ भी y1 y2 y3 आप मान सकते हैं, मैंने तो वही सेम ले लिया। तो क्या मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा -x1 2x2 3x3 0। यहां से जब सॉल्व करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x3 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब 3x3 को हम यहाँ रखेंगे 0 की, मतलब x3 हमारा 0 रखेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आप देख रहे होंगे ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो -x1 + 2x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू 2x2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x1/2 और x2/1 कैन बी राइट। अब बचा x3 को हम कैसे लिखेंगे, x3 क्या लिख सकते हैं, 0। देख रहे होंगे मैंने एक रिलेशन बना दिया है। अब यहां से अगर मैं इसको मान लूं k1, क्या मान लें, k1, तो x1 2k1 x2 k1 और x3 0। मतलब हमारा आइगन वेक्टर x2 क्या हो जाएगा, x1 के प्लेस पे 2k1, x2 के प्लेस पर k1
और x3 के प्लेस पर 0, तो अगर केवल हम बाहर करते हैं तो 2 0 0 2 1 0, ये हमारा आंसर हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये मैंने शॉर्ट आंसर में एक्सप्लेन किया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। एक शॉर्टली मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे अगर हम बताना चाहें आपको कि ए जो कोई मैट्रिक्स है, ए कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा। ए इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज मीन्स रो कॉलम कैन बी इंटरचेंज एंड व्हेन दिस बिकम्स मैट्रिक्स आर इक्वल, then we can say that these matrices are said to be symmetric matrices। इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, जब A इक्वल टू क्या आ जाए माइनस ऑफ A ऑफ ट्रांसपोज। तो ये आप दोनों डिफिनेशन जानते हैं, बस सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमको प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम लिख सकते हैं किसके सम में, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो चलिए हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि अगर A कोई मैट्रिक्स है, A अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, A अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा तो मुझे A अगेन गेन हो जाएगा। अगर मैं A और A कैंसिल करूंगा तो हाफ ऑफ A बिकम्स A। तो मतलब यही हम A क्या माने हैं, A तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है। अब देखिए, अब यही अगर इस पोर्शन को हम मान लें कि यही हमारा क्या है, B है और ये क्या है, C है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये B है, B मतलब ये वाला पोर्शन, C है हमारा ये पोर्शन। तो B क्या है, B इक्वल टू हमने लिया है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। अगर हम B को दिखा दे B ट्रांसपोज की इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं ये पार्ट इसको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर C को हम दिखा दे माइनस ऑफ C ट्रांसपोज, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पोर्शन होगा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को जब हम मिलाएंगे तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस makes a matrix which is equal to any square matrix। तो कैसे करते हैं, चलिए देखिए, B इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। अगर मैं इसका होल ट्रांसपोज कर दूं, B का ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ A प्लस A का T का होल ट्रांसपोज। ओके, दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, प्रॉपर्टी अंदर आएगा AT का होल T। और आपके पास ये अच्छी तरह जानकारी है मैट्रिसेस, अगर आपने पढ़ा होगा A के पावर T तो वैसे ही रहेगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी जो हमारी मैट्रिक्स है A। और ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा B, तो हमने क्या दिखा दिया, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B मींस मैट्रिक्स B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर पोर्शन C, hence B सिमेट्रिक आप लिख लीजिएगा। hence similarly C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू अगर हम देखें तो C इक्वल टू C ट्रांसपोज, यही दिखाना है। तो चलिए C इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो देन C ट्रांसपोज अप्लाइंग ऑन बोथ साइडेड। ओके, when transpose come inside the bracket, we get A transpose का transpose equal to half of A transpose। अब देखिए A transpose का A transpose क्या आएगा, A आएगा। अब देखिए इसको अगर हमें C बनाना है तो माइनस क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। और ये देखिए कौन सी मैट्रिक्स है, अगर हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज करें तो ये हमारा C है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C। और जब C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C, तो ये इजीली हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है
वो कैसी मैट्रिक्स है, सी वाली। सी मैट्रिक्स हमारी जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ओके, तो देखिए यहां तक तो मैंने दिखा दिया। अब हम प्रूफ करेंगे यूनिकनेस को। अगर यूनिकनेस को हमें दिखाना हो तो यूनिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं। यूनिकनेस के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें माना है कि ये ए इक्वल टू क्या है, बी प्लस सी, हम क्या करें, दोनों साइडें ट्रांसपोज लगा दें। यूनिकनेस को लिख दे रहे हैं हम, टू प्रूव दैट यूनिकनेस। तो यूनिकनेस दिखाने के लिए दोनों साइड हम क्या कर दिए, ट्रांसपोज। क्लियर। अब ट्रांसपोज अप्लाई किए तो बी कैसी मैट्रिक्स अभी प्रूफ किए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो बी ही मिलेगा। और सी कैसी मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक, तो क्या आएगा, माइनस सी टी आएगा। और ये क्या आ गया हमारा, ए ट्रांसपोज। इसको हम मान लिए हैं फर्स्ट। क्लियर है। और इसको मान लिए सेकंड। अगर हम क्या करें, ये क्या आएगा, माइनस सी आएगा, सॉरी। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो a प्लस ए ट्रांसपोज LHS हो जाएगा हमारा। और RHS देखिए, सी से माइनस सी कैंसिल, बी 2b, तो बी मैट्रिक्स आएगा हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। ये हमने दिखा दिया कि यूनिकनेस को भी फॉलो कर रहा है। इसी तरह जब हम a माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c इक्वल टू बी मिलेगा हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये भी हमारा यूनिकनेस को प्रूफ करता है। तो क्वेश्चन में ये पोर्शन जरूर करिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चाहे आप पहला पोर्शन करके छोड़ दे रहे हैं तो आपको जो भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का है तो आपको 5 नंबर उसी हिसाब से देंगे, क्योंकि यूनिकनेस अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो दूसरा पोर्शन और करके पूछा है कि ए कोई मैट्रिक्स है और फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, मींस आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू को ही आस्क करा है। जो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी इसी सेक्शन में ही कराया था। तो इसमें आप जब आइगन वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा आपको आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 2, 2 और 8 मिलेगा। मतलब 2 रिपीटेड रूट मिलेंगे, एक सिंगल रूट मिलेगा। जब आप लैम्डा इक्वल टू 8 को लेकर के a माइनस 8i ओवर यक्स करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर मिलेगा। और वो आइगन वेक्टर कौन होगा, यही x1 होगा। जब आप 2 को लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन निकालेंगे तो a माइनस 2i ओवर x हमारा क्या मिलेगा, x2 और x3 दो इक्वेशन, हमें दो आइगन वेक्टर मिलेंगे। इस तरह ये जो मैट्रिक्स होगी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसी अपने वीडियोस में सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, आपको ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की आंसर निकालने में कोई दिक्कत होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन मेरे पास रिटर्न है, मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है। मैं आपको उसका कटआउट भेज दूंगा लिख करके, उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप स्वयं से अपने ही तैयारी से कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना बड़ी अच्छी से तैयारी करके निकालना प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चनों को टैकल करना जरूर जानिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना आ गया तो वेक्टर निकालना हमें नहीं लगता बहुत टफ है। थोड़ा सा यही होता है कि रिड्यूस करके 3 इक्वेशन बनाते हैं, 3 इक्वेशनों को सॉल्व करने में ही बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर ये नहीं समझ में आता है कौन फ्री वेरिएबल होगा। क्योंकि जो फ्री वेरिएबल होगा उसी को हम के या कोई नाम दे करके वहां से मैट्रिसेस क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से आई होप सेक्शन बी का आज तो खत्म हो गया। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिए। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो लीनियर अलजेब्रा का सलूशन है वो आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक ऐसे व्यक्ति को भेजिए, ऐसे स्टूडेंट्स को भेजिए जिनकी इनकी ज़रूरत है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन सी का सलूशन दूंगा। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं। मैं कोशिश करूंगा
कि वहाँ करने 2 ही होते हैं, मैं कोशिश करूँगा 3 या 4 साल कराऊंगा। अगर कोई थियोरेटिकल टाइप का होगा मैं उसको स्किप करूँगा। बाकी जो मैट्रिसेस से रिलेटेड होंगे या जो भी डायग्नोसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने देखा है वो जरूर आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो हर साल डायग्नोसिबिलिटी से, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, या हमारे पिछले कोई अदर रूल से, कोई और चैप्टर से हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी को, तो आप इतना जानिए कि एक पेपर को आप अच्छे से रीड कर जाएंगे तो आने वाले एग्जाम में आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। केवल आपको विथ डिफिनीशन, विथ मेथड, विथ प्रोसीजर अच्छे से आपको अपने आप को तैयार करना है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। जो मेरे आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।